श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अति महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने का आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जब स्वाधीनता का संग्राम लड़ा गया तो उसके दो बुनियादी लक्ष्य थे। सबसे पहला लक्ष्य कि भारत को आजाद करवाया जाए और दूसरा कि भारत को एक लोकतांत्रिक रूप के देश के रूप में परिवर्तित करके लोगों की जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं उनके स्वरूप उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। और जब आजादी की उस लौ को जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने राष्ट्र निर्माण में उस ऊर्जा को समर्पित किया, उस ऊर्जा को मोड़ा, जो संविधान की परिवेचना में उन्होंने दो अहम बातें कही। सबसे पहले कि भारत एक माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज। ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले जो संविधान निर्माता थे, आपके सदस्यों को बैठे सुने आपको। कोई बात नहीं, सभी सुनेंगे। अध्यक्ष जी, तो संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की परिवेचना में यह सुनिश्चित किया कि भारत एक संप्रभुता और लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पे गठित किया जाएगा। और जब संविधान का 42वां संशोधन हुआ तो उस परिवेचना में दो और शब्द जोड़े गए, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। और उस स्वरूप में आज वर्ष 2025 में भारत का जो गणतंत्र है, गणराज्य है, ये उस स्वरूप में गठित। अध्यक्ष जी, भारत के एक लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में दो सबसे बड़े भागीदार हैं। एक अवाम, 98 करोड़ वो लोग जो मतदान करते हैं, और भारत के राजनीतिक दल जो विशेष तौर के ऊपर उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया 1946 से लेकर 1939 तक कि धर्म, जात, मजहब, फिरका सबसे ऊपर उठकर हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को जो 21 साल की उम्र से ज्यादा है उसे मतदान का हक दिया जाए। और ये उस समय हुआ जब बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जहां पर मतदान का हक एक बहुत ही संकीर्ण तौर पे दिया जाता था। और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1979 में 88-79 में, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, NSUI का, हमारी मांग के ऊपर उन्होंने करोड़ों जो भारत के नौजवान हैं उनको मत का अधिकार दिया, जब मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इससे बड़ा चुनाव सुधार पिछले 78 वर्ष में इस मुल्क में और कोई नहीं हुआ। अब जब संविधान की संरचना हो रही थी अध्यक्ष जी, तो ये जो सारा लोकतंत्र का ताना बाना है, इसको चलाने के लिए एक न्यूट्रल एम्पायर भी चाहिए था। और संविधान के निर्माताओं ने चुनाव आयोग का गठन किया। उस समय यह चर्चा चली कि क्या चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होनी चाहिए या अस्थायी संस्था होनी चाहिए। और जब 15 जून
1949 को 1949 जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट आर्टिकल 289 प्रस्तुत किया चुनाव आयोग को लेकर, उस पे बोलते हुए शिपिन लाल सक्सेना जो उस सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, Our constitution provides for the dissolution of the legislature when a no confidence is passed. So it is quite possible that elections to the various legislatures in the province and the center will not be concurrent. Every time some election or the other will take place somewhere, it may not be so in the very beginning or in the very 5 or 10 years, but after 10 or 12 years, at every moment, some election in some province will be going on. और उनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होगी। मैंने ये अंश इसलिए पढ़े हैं क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहस चल रही है, पर अगर आप इस संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स है उसको अपने संज्ञान में लें, तो संविधान निर्माताओं ने ये देख लिया था कि भारत में 10-12 साल बाद अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ये एक देश एक चुनाव का कोई औचित्य बचता है कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लेकर ये उस समय कहा था कि इस देश में अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव होते हैं। अब चुनाव आयोग को अख्तियार दिए धारा 324 से लेके 329 के तहत, और उस चुनाव आयोग से सब लोगों की उम्मीद थी कि वो एक निष्पक्ष एम्पायर होके काम करेगा। पर मुझे बहुत खेद से ये बात कहनी पड़ रही है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। और ये जो लोगों के मन में भ्रम है चुनाव आयोग को लेकर, उसको शांत करने में बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। अब मैं धारा 327 पे आता हूं संविधान की अध्यक्ष जी। धारा 327 जो संविधान की है, उसने संसद को अख्तियार दिए कि वो मतदाता सूची बनाने के लिए डिलिमिटेशन क्षेत्रों की कैसे हो, उसके लिए कानून बना सकती है। और वो कानून इस संसद ने बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। और आज मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है,
कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसमें चुनाव आयोग ये कहती है कि उनको जो अधिकार है वो सेक्शन 21 से मिलता है। मैं 21 पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The electoral roll for each constituency. Mr. Speaker, sir, kindly mark the word each. Each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act. अब वो the said electoral roll shall unless directed by the election commission etc. ये दूसरे प्रावधान में है। अब तीसरे प्रावधान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो कानून है जो इस सदन ने बनाया है, वो कहता है notwithstanding anything contained in subsection 2, the election commission may at any time, for reasons to be recorded in writing, direct a special revision of the electoral roll for any constituency, not every constituency, for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit. आगे कानून ये कहता है जो इस सदन ने बनाया है, provided that subject to the other provisions of this act, the electoral roll for the constituency, एक particular constituency, as is in force at that point in time of issue of any such direction, shall continue to be in force until completion of the special revision so directed. अध्यक्ष, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की, और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण हैं वो सार्वजनिक होने चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं है। ये होनी चाहिए। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पे रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है। अब मैं ईवीएम्स पे आता हूं अध्यक्ष। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है अध्यक्ष,
और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं। आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में। उसको यह भरोसा होना चाहिए कि जो वो वोट डाल रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। और आज इस देश में बहुत लोगों को यह चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकते। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से यह बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सलूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था, जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वो पेपर बैलेट पे चले गए? वो कारण ये था that after all the EVM is a machine and any machine can be manipulated। और मैं अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है, एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो? चलो अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी अध्यक्ष जी। आज ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है। अब मैं अगली बात पे आता हूं अध्यक्ष जी। ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है कि चुनाव आया, चुनाव से पहले आपने लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है कि चुनाव से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले आप लोगों के खातों में पैसे डालने शुरू कर देते हैं। अच्छा, और मैं इसलिए ये चिंता का विषय है, लोकतंत्र के साथ जो तो खिलवाड़ होता है, भारत के राजस्व के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। मैंने एक सवाल पूछा था संसद में 24 मार्च 2025 तक, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कंबाइंड लायबिलिटीज है, जो उन्होंने उनकी देनदारी है, वो 2.67 लाख करोड़ है।
ये देनदारी केंद्र सरकार की 196 लाख करोड़ होगी 31 मार्च 2026 को। जो कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशो है वो 86.6% है आपके वर्ष 23-24 में। 18 में से 28 राज्य ऐसे हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो 30% से ज्यादा है। बिहार का 37% है। मैं अध्यक्ष जी ये प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आर्टिकल 292 और 93 के तहत इस संसद को अख्तियार है कि वो जो बोरोइंग लिमिट्स है केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, दोनों की बोरोइंग लिमिट्स फिक्स कर सकता है। उसमें एक आर्टिकल 293A और जोड़ने की जरूरत है और वो उस आर्टिकल को ये कहना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो 20% से ज्यादा है, आइडियली तो वो 10% होना चाहिए, तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई कैश ट्रांसफर नहीं कर सकती। You cannot win elections at the cost of the national exchequer or the state exchequer. This will absolutely bankrupt our democracy. This will bankrupt our country. ये एक बहुत अहम प्रस्ताव है जिसको बहुत गंभीरता से इस सदन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो अध्यक्ष जी कोई राज्य सरकार बदलेगी नहीं कि चुनाव आया, किसी ने 20,000, किसने 15,000, किसने 35,000 रुपया लोगों के खातों में डाल दिया और दोबारा आप चुन के आ गए। और जो आपके सूबे का कर्जा है वो और ऊपर चढ़ता जा रहा है। कई सूबे तो इस देश में ऐसे हैं जो इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए, ब्याज को सर्विस करने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेते हैं। ये किस तरह का मुल्क बनाने जा रहे हैं आप? और ये चुनाव जीतना, सरकार बनाना, दिस इज नॉट एन एंड इन सेल्फ। हमसे पहले बहुत लोग आए, हमसे बाद में बहुत लोग आएंगे, पर अगर ये देश बचेगा, इसका लोकतंत्र बचेगा, तो ही आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमको एक धरोहर सौंप के गए हैं। ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी नहीं सौंप के गए। मैं एसआईआर के बारे में एक और चीज कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अगर आप एसआईआर कर रहे हैं, मेरा तो मानना यह है कि चुनाव आयोग के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है, कानून उनको इजाजत ही नहीं देता एसआईआर करने की। पर अगर आप कर रहे हैं तो आप मशीन रीडेबल लिस्ट क्यों नहीं देते राजनीतिक दलों को? उसमें क्या आपत्ति है? अरे एक तरफ तो आप डिजिटल की बात करते हैं कि भाई हम ईवीएम से चुनाव करवाएंगे, दूसरी तरफ उसी डिजिटल पे आप मशीन रीडेबल लिस्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी विडंबना है? ये कैसा खेला हो रहा है? और आखिरी में अध्यक्ष जी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, आपने शुक्रवार को मुझे अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल रखने का मौका दिया। मेरी ट्रेन छूट रही थी, आपने बहुत कृपालता की। मैं उस समय आपने मेरे से एक सवाल किया था कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड कर देना चाहिए, और मैंने आपको कहा था कि मैं ये प्राइवेट मेंबर्स बिल 2010 में लेके आया था, 2021 में रखा था और 2025 में दोबारा से लेके आया हूं। देखिए, जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था उसके पीछे नियत बिल्कुल ठीक थी कि आया राम गया राम की राजनीति को रोकना चाहिए। पर हुआ क्या है, जो रिटेल प्रोसेस था वो पहले होलसेल हुआ कि 1/3 डिफेक्शन, फिर 2/3 डिफेक्शन 2003 में जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी उसमें संशोधन लेके आए, और 2014 के बाद तो बिल्कुल ही मेगा मार्ट एक्टिविटी बन गया है। और उसकी सीधी कैजुअलिटी क्या हुई है? ये जो संसद में लोकतंत्र है वो समाप्त होता जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्शियंस और कॉमन सेंस ये बिल्कुल इन सदनों से बाहर जा रहा है। अध्यक्ष जी, कभी आपके पास इतना रिसर्च का ताना बाना है, कभी आप एक रिसर्च करके करवा के देखिए
1950 से लेकर 1985 तक इसी सदन की डिबेट की क्वालिटी क्या थी और 1985 से लेकर 2025 तक उस चर्चा की क्वालिटी क्या रहेगी। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अध्यक्ष जी, मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मेरी 3 मांगे हैं, क्योंकि चुनाव सुधार के ऊपर यह चर्चा है। सबसे पहले तो वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का चयन करने का कानून बदलिए, उसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल कीजिए राज्यसभा के और नामजद तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कीजिए। जब बैलेंस रहेगा तभी तो क्या कहते हैं खेल ठीक होगा ना। और दूसरा, ये एसआईआर बंद कीजिए। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ व्हिच अलाउज द एसआईआर टू गो अहेड। अब आप कहेंगे जी पहले जो सारी एसआईआर हुई वो क्या अवैध थी? और मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है, मल्टीपल रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर किसी ने उस समय कानून नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो जॉब हो रहा है वो सही है। और जिस तरह से कथाकथित खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, जिस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर है, ये किस तरह का एसआईआर हम करवा रहे हैं इस देश में। और तीसरा और मेरा आखिरी आपसे अनुरोध ये है कि ये जो सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत धैर्य से सुना।